1959th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर मेंटल हेल्थ को लेकर हम बहुत सारे विषयों को लेकर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन गुत्थियों को सुलझाएं जो कई सारे लोगों के मन में चलती हैं, और फिर वो जब उनके पास सोल्यूशन नहीं होते तो वो उन सोल्यूशंस के बिना जवाब लिए कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा जाते हैं जो शायद उनके जीवन में तकलीफ ले आती है। मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ के ऊपर में बात जब होती है तब जिंदगी सॉर्टेड होती है। तो बी सॉर्टेड करने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर शहर सेंट इंडिया का जाना माना नाम साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम 2024 का ये पहला इंटरव्यू है, कहाँ गए थे आप? शायद तुम ही ज्यादा बिजी थे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप मैम पार्लियामेंट में अच्छा लगता है मैम, शो पर नहीं। लेकिन फाइनली मैम स्टार्टेड अगेन है ना, 2.0 बी सॉर्टेड 2.0। मैम मेरे को लिखना भी चाहिए, ये बहुत बढ़िया। तो मैम रिश्तों को अलाइन करने की बात है ना, तो मैम सबसे पहले तो इसको जब इस टॉपिक को हम समझे, अलाइनमेंट इन रिलेशनशिप, ये अलाइनमेंट को हमने किस तरह से समझना चाहिए? एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि एक कपल है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं जी। अब ये कितनी फिल्मी बात है कि बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और एक दूसरा कपल है जो दोनों मिलके एक डायरेक्शन पे देख रहे हैं जी। जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो दोनों देख रहे हैं जी। तो आप अलाइंड किसको बोलेंगे? जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं उसको आप अलाइंड बोलेंगे, या फिर आप उनको अलाइंड बोलेंगे जो दोनों मिलके एक डायरेक्शन में देख रहे हैं? अब फिजिकली एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये तो एक बहुत ही एक तरीका हो गया जी। अब ये एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये इस तरह से भी लिया जा सकता है कि उनके बिलीव्स एक तरह के हैं जी। वो एक तरह के गोल्स वो साथ में सेट कर रहे हैं। तो ये जब दो लोग मिलके जब एक पार्टनरशिप बनाते हैं और लाइफ के तरफ एक डायरेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं जी। उसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। और आप एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही अलाइंड है, मगर ये जरूरी नहीं है कि उनके कोर बिलीव्स जो है वो अलाइन कर रहे हैं। सी अलाइनिंग इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। अलाइनिंग मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करें, आप एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें चीजों को, टर्म्स को, आप एक दूसरे के बिलीव्स को अपनाएं। बिलीव्स को अपनाते हुए भी आप अपने खुद के जो बिलीव्स हैं वो छोड़े नहीं मगर अलाइन करें जी, सो दैट थिंग्स वर्क आउट। सो बेसिकली अलाइनमेंट का नतीजा ये होता है दैट यू वांट टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क। उसके लिए वो अलाइनमेंट जरूरी है। और किस किस चीज के लिए अलाइनमेंट लगता है? तो एक आप जब एक रिलेशनशिप में आते हैं और आपको अभी जैसे फैमिली बनानी है, स्टार्ट करनी है, तो अलाइनमेंट यहाँ से आता है कि आप अपना लाइफ किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे, उनमें आप कौन से कोर क्वालिटीज चाहेंगे, आप उनके अंदर कौन से वैल्यूज इंस्टिल करना चाहते हैं। तो ये हर तरह से ये जो अलाइनमेंट है एट इमोशनल लेवल, एट कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब जो बाहर की चीजें होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उस पर आपका क्या, तो आपका ओपिनियन क्या है, तो वो आप जरूरी नहीं है कि आपका एक हो ओपिनियन, यू कैन डिफर, बट देन उसको एक दूसरे के साथ अलाइन करना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का हो सकता है, पॉलिटिकल व्यूज का हो सकता है, बच्चों के ब्रिंगिंग अप के बारे में हो सकता है, दोनों ने जॉब करना नहीं करना, क्या करना, उसके बारे में हो सकता है, पेरेंट्स का किस तरह से ख्याल रखा जाए उसके बारे में हो सकता है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसके बारे में हो सकता है। सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बेसिकली, सो हाउ यू वांट टू ग्रो टुगेदर। बट कुछ ऐसे मेथड्स तो होते होंगे ना मैम जिसको इस्तेमाल करके आप रिलेशनशिप्स में अलाइनमेंट ला सकते हैं? मेथड्स होते हैं अलाइनमेंट के। तो पहले ये समझना थोड़ा सा जरूरी है कि जो दो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं, सो दे हैव देयर ओन कोर बिलीफ सिस्टम्स, और उनका अपना एक लैंग्वेज होता है। ऐसा बोलते हैं कि देयर आर
5 लव लैंग्वेजेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे जो तरह तरह के जो लोग होते हैं उसमें किसी के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप अफर्मेटिव वर्ड्स यूज करो, आप बोलते वक्त आप ये बोलो कि आप सपोर्ट कर रहे हैं जी। एक दूसरा एक अफर्मेशन होता है थ्रू एक्शंस। मतलब उसमें ये होता है कि आप इस तरह से एक्शंस करो कि वो एक्शंस के थ्रू दिखे कि आपको सही में एक दूसरे के लिए प्यार है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो जी। एक तीसरा टाइप होता है, तीसरा लैंग्वेज होता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे सामने वाले ने इस तरह से मीनिंगफुल गिफ्ट देना चाहिए जी। अब गिफ्ट इज नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ अ मटेरियल गिफ्ट, but gift could be traveling together, going for a sports activity together, इस तरह से और एक होता है जिसमें एक दूसरे को टाइम देना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हर एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है वर्ड्स का लैंग्वेज, दूसरा है एक्शंस का लैंग्वेज, तीसरा है आप एक दूसरे को क्या दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, उसका लैंग्वेज, चौथा है टाइम का लैंग्वेज कि आप सारा टाइम बाजू में निकाल के आप अगर उसको दे रहे हैं तो दैट पर्सन फील्स लव्ड। और एक पांचवा है जो एक फिजिकल अफर्मेशन होता है, मतलब एक पैटिंग ऑन द बैक हो गया, एक सर को टैप करना हो गया, एक मतलब इस तरह से जो हग्स हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें बच्चों के लिए भी ये लैंग्वेजेस होती हैं। सो सी वी ऑल हैव आवर ओन लैंग्वेज जी। तो अभी जैसे आप किसी को अगर कुछ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो आपको जो पसंद आ रहा है वो गिफ्ट दे रहे हैं, या आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसको जो पसंद आ रहा है आप वो गिफ्ट दे रहे हैं। हम जब किसी के बर्थडे पे जाते हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तब हम ये सोच के देते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा जी। लेकिन जब हम लव लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रेडोमिनेंट लव लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं, तब हम इसके बारे में नहीं सोचते। हम सोचते कि मैंने तो इतना किया जी। अब फॉर एग्जाम्पल अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, कोई ये एक्सपेक्ट बहुत खतरनाक दिन आ रहा है जी। कोई ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए जी, ये उसका लैंग्वेज हो सकता है। मगर किसी को ये अगर ऐसा लग सकता है कि वो तो गिफ्ट देके चला गया, बट ही शुड हैव स्पेंट सम मोर टाइम विद मी, राइट। सो इफ यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज एंड इफ यू ट्राई टू अकोमोडेट ईच अदर्स लैंग्वेज, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स रिक्वायरमेंट्स, ईच अदर्स नीड्स, और एक दूसरे की जो नीड्स हैं वो फुलफिल करना तो रिलेशनशिप का आधार स्तंभ होता है। लेकिन मैम ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स भी तो होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं जो कतई नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग्स होते हैं, मतलब सी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज वर्क इन प्रोग्रेस जी। इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस जी। सक्सेसफुल रिलेशनशिप तब तक सक्सेसफुल रहती है जब तक आप उसमें डाल नहीं रहे हो, आप उसको दे नहीं रहे हो। Once you stop working on it, things start disintegrating. उसमें सबसे पहला रेड फ्लैग है द लॉस ऑफ कनेक्ट, द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा काफी बार होता है कि कम्युनिकेशन तो होता है मगर आप बहुत डीप लेवल पे आप वो कनेक्ट नहीं फील करते। यू डोंट फील वैल्यूड, यू डोंट फील रिस्पेक्टेड, यू डोंट फील लव्ड। सो व्हेन दैट हैपेंस, then human need तो वो होता ही है, that you need that attention. When you don't get that attention, then you look for that attention somewhere else. ये जरूरी नहीं है कि हर दूसरा बंदा अफेयर कर लेता है, पर ये हो सकता है कि आपका कोई और बेस्ट फ्रेंड बन जाए, आपकी सिस्टर आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए, आपकी मदर आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। उसमें कोई बुरा नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक कपल रिलेशनशिप हैज टू बी एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। लेकिन फिर भी मैम आजकल वो आइडियल कपल क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। आइडियल कपल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज सी इट हैज अ लॉट टू डू विद द सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर इन, और वो सर्कमस्टेंसेस अपने फेवर में करने के लिए बोथ ऑफ देम हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट जी। काफी बार ऐसा होता है कि बाकी के लोगों की वजह से काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो इफ यू प्रायोरिटाइज समबडी ओवर एवरीबडी एल्स, उसको फिर अलाइनमेंट इजी जाता है, एंड देन यू अंडरस्टैंड, यू गिव प्रायोरिटी टू दिस पर्सन एंड दैट बेसिकली मेक्स समवन फील्स वैल्यूड। तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। ऐसा कुछ आइडियल नहीं होता, मोमेंटरीली कुछ आइडियल लग सकता है, बट मैंने बोला ना, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एन आइडियल कपल मीन्स दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट।
But then what about commitment, ma'am? Nowadays you don't see people committing to each other. There is no commitment value. आज है कल नहीं, है ना? तो बस ट्रेन और छोकरी, ये बात ये जो एग्जाम्पल है लोग उसको बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं. तो मैम बस ट्रेन तक तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना और बाद में फिर एक छोटा सा विवाद हो जाना, या सिर्फ इसीलिए कि उसने मेरा मोबाइल का टॉपअप नहीं किया, इसको रिश्तों को तोड़ देना, तो कमिटमेंट वैल्यू का है. रिलेशनशिप इज हार्ड वर्क. और हम जैसे बोलते हैं ना आजकल ये जनरेशन के लिए, हम आई रियली वैल्यू दिस न्यू जनरेशन बिकॉज दे आर वेरी सॉर्टेड. जी. एक बहुत हम लोगों ने ना बहुत ऐसे बॉलीवुड ने हमको एक इमेज बना के रखा है कि एक कपल इस तरह से होना चाहिए, आइडियल ऐसा होना चाहिए. जी. और हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वी गो बाय दैट. जी. हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक हम वैसे ही बड़े हुए हैं. हमने हमारे पेरेंट्स को वैसे ही देखा हुआ है. जी. लेकिन हमने ये भी देखा है, या किसी ने देखा है या किसी ने नहीं देखा है, कि उसमें somebody has to do a lot of sacrifice. जी. तो अभी दौर ये आ रहा है कि सैक्रिफाइस किसी को भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. उसके लिए यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर रिलेशनशिप. पहले ऐसे हुआ करता था कि मतलब वॉट एवर इट इज, वॉट एवर हैपन्स, दे आर नेवर गोइंग टू सेपरेट. इसकी ऑलमोस्ट गारंटी थी. वो भले एक छत के नीचे रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मगर वो सेपरेट नहीं होंगे और उसके अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये पुराने जमाने में हुआ करता था. अब वो नहीं है, और अब वो थोड़ी सी बढ़ी है सेंसिबिलिटीज दैट एवरीबडी हैज टू गिव समथिंग इन द रिलेशनशिप. if you are not getting anything from the relationship, you should be free to walk out of the relationship. So you should be in a relationship by choice, not by force, not by जबरदस्ती. तो इसलिए वो कमिटमेंट की वैल्यू और उस पे काम करने का जो एक एफर्ट रिक्वायर्ड जो होता है वो आज ज्यादा है. और कॉमनली हम बोलते हैं कि नए जनरेशन का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है हर चीज के लिए. उनका लर्निंग के लिए अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनका रीडिंग के लिए अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो उनका रिलेशनशिप्स के लिए भी अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. बट आई थिंक दे आर सॉर्टेड इन द सेंस दैट हम लोग जितने ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हुआ करते थे हमारे जनरेशन में, वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा लिमिट में रखते हैं. आई थिंक इट इज मोर प्रैक्टिकल. कभी कभी इसी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना और सिर्फ लॉजिक से सोचना भी इट डजंट वर्क, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव इमोशंस. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो कमिटमेंट लाता है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं. दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ दैट. मैम आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, मैंने हाल ही में मैम एक शादी का संगीत होस्ट किया जहाँ पर मैम पब्लिक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, या दूल्हा दुल्हन दोनों एक्साइटेड थे देखने के लिए अपना प्री वेडिंग शूट, जहाँ पर मैम उनकी मोहब्बत की एक छोटी सी एक 3.5-4 मिनट की कहानी वो पर्दे पे दिखाना चाहते थे, वो एलईडी स्क्रीन पे, बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाना चाहते थे. मैम इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रिलेशनशिप के साथ लेना देना क्या है मैम? क्योंकि ये तो जो मूवी है या वो एक प्री वेडिंग शूट है, ये 3.5-4 मिनट की है, लेकिन वो जो विवाह है वो तो मैम कई वर्षों तक टिकना चाहिए, टिकना चाहिए, चलना चाहिए, रहना चाहिए. हाँ. एक्चुअली क्या होता है कि ये इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं, इट इज ऑब्वियसली देयर चॉइस एंड दे कैन आल्सो सोशल मीडिया वहां पर भी ऑन सोशल मीडिया. जी. सी इट इज ऑफ कोर्स देयर चॉइस, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, लेकिन थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि आप जितना प्यार में है दिखा रहे हैं उतना आप सच में प्यार में है क्या. और प्यार में होना या फिर ये अपने आप को बताना दैट यू हैव फॉलन इन लव. पहली बात तो यू शुड नॉट फॉल इन लव, यू शुड राइज इन लव. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा ये है कि द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव इज मोर अट्रैक्टिव देन एक्चुअली बीइंग इन लव, बिकॉज एक्चुअली बीइंग इन लव रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, जो आगे के सालों में टेस्ट होता है. तो वो सब जरूर करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नया जनरेशन है, एक्साइटमेंट होता है, वो सब होता है, डोपामाइन रिलीज होता है उसमें, यू एक फील गुड फैक्टर होता है उसमें, यू फील स्पेशल, यू मेक समबडी फील स्पेशल. बट देन वंस द मैरिड लाइफ बिगिंस,
वो सम डे यू लैंड ऑन द ग्राउंड, जी तो वो जो लैंडिंग होता है जी वो जहां तक पॉसिबल है वो जर्की नहीं होना चाहिए, वो स्मूथ लैंडिंग होना चाहिए पोस्ट मैरिज, यू नो, वंस लाइफ हैपन्स आफ्टर मैरिज। उसके लिए किसी तरह का, जैसे ये प्रिपरेशन है आपका वेडिंग, प्री वेडिंग प्रिपरेशन में जैसे एक ये पार्ट आता है, मुझे लगता है कि प्री वेडिंग प्रिपरेशन में एक और पार्ट आना चाहिए कि आपको एक दूसरे के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है जी। उसका भी एक प्लानिंग होना चाहिए। ये प्लानिंग होना चाहिए तो वो भी प्लानिंग होना चाहिए, ये फिल्टर होना चाहिए तो वो फिल्टर भी होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू रियलिटी चेक। वो सब फील गुड इज ऑल राइट, बट देन इज दैट रियलिटी, इज दैट रियल, एंड हाउ विल यू टेस्ट वेदर समबडी रियली लव्स यू और नॉट, द टाइम विल टेल, राइट। सो कुछ चीजें टाइम पे भी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैम ये तो उनके लिए जो ऑलरेडी शादी के बंधन में बंध गए हैं। What about people who are dating? What about couples who are into a live-in relationship? What about them? उनको see, for them, see, they know what they're doing. The society has to adjust to the changing times. Because मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जमाने में ऐसा था कि आप अभी जिसके साथ पहले आप शादी कर लो, उसके बाद फिर आपको उसके साथ निभाना ही निभाना है, whatever it is. It worked up to a certain extent, but then too many unhappy lives were also there. See, जैसे I usually quote, and I have, you know, I am very fond of Michelle Obama's work on relationships and marriages. So she says that good marriage or bad marriage क्या होता है? So when you enter into a relationship, उसमें it is in phases. Even when you are dating, even when you are in a relationship, you are living with somebody. So see, things are in phases. ऐसा नहीं होता कि either you are in love or you are not in love. Either you are in a relationship or now you want to get out of the relationship. Every day is different. It all depends on how you are working on it. तो इसीलिए ये अगर डेट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की, तो सोसाइटी का एंगल यहाँ नहीं होना चाहिए कि ये तो बिगड़ गए, ये तो आजकल तो कुछ रहा ही नहीं है। सी, मैरिज इज अ वेरी बिग कमिटमेंट, सो समटाइम्स इट मेक्स सेंस दैट दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर देयर कोर बिलीफ सिस्टम्स आर मैचिंग और नॉट मैचिंग। तो उतनी सहूलियत अभी सोसाइटी शुड एक्सेप्ट, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी जो कर रहा है, जो चल रहा है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जी। तो वरना वो जनरेशन गैप इतनी ज्यादा हो जाती है दैट then the children, I mean, we shouldn't call them children because they are already adults, right? But they then don't share things with the parents, which obviously we don't like. But ma'am, क्या उनके भी रिलेशनशिप का कोई चेकलिस्ट होना चाहिए? चेकलिस्ट होना चाहिए. First of all, you have to keep your eyes and your brains open. जी. You have to try and align with the other person. You can do that only when you keep your eyes and ears and your brain open about something. You shouldn't assume anything. Take it by the day, and first thing that you should try to do is try to understand what is important to each other, what is their love language, that is very important. और connect बना रहना चाहिए, connect बना रहना चाहिए. I think that is the most important red flag which one can notice. That if you feel that I don't feel like sharing this with my partner, the first thought when it comes in your mind that I don't feel like sharing this, I think that is a red flag. So ma'am, one should be very sensitive of those red flags and address those red flags right there, because nahi to then it disintegrates. तो बहुत ज़्यादा जावेद अख्तर के बोल और समीर के बोलों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. जहाँ तक इमोशन है बस वहीं तक रहना चाहिए, बाकी जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी होना ही चाहिए. See, we have 3 different kinds of intelligences. We have talked about it. एक इमोशनल होता है इंटेलिजेंस, जो फीलिंग्स वाला होता है. दूसरा रैशनैलिटी वाला है, लॉजिक वाला होता है, और तीसरा हमारे बिहेवियर बेस्ड होता है. ये तीनों का बैलेंस जब हम करते हैं तभी हम सही तरीके से, सॉर्टेड तरीके से अपने लाइफ को कैरी आउट कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को कैरी आउट कर सकते हैं. इफ वी ओनली गो बाय द फीलिंग्स एलिमेंट, या फिर
उसको क्या लग रहा है या बाकी लोगों को क्या लग रहा है या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के क्या एक्सपेक्टेशंस है। वो मुझे वैल्यू दे रहा है तो मेरी वैल्यू है, वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है तो मेरी वैल्यू नहीं। मतलब बेसिंग और डिपेंडिंग फॉर एवरीथिंग फॉर दैट वन इंडिविजुअल। इट इज इमोशंस में बहते जाना जी। इसमें बहुत इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। अगर आप सिर्फ लॉजिक के साथ चलते हो मैं उसके लिए ये कर रहा हूं, मैं उसको ये कर रहा हूं, मैंने उसके लिए, मतलब टैंजिबल चीजों के बारे में जब बात करते हैं, सिर्फ लॉजिक के बारे में बात करते हैं जी। सो इवन दैट डजंट वर्क बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स जी। और तीसरा, व्हेन फीलिंग्स एंड योर इंटेलिजेंस, रैशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू शो इट बाय योर बिहेवियर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ लगता वगैरह बहुत है बट जब कुछ करने की बारी आती है तब आप इस तरह से बिहेव करते हो कि सामने वाले को लगता है कि आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये त्रिकोण बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि अलाइनमेंट इन रिलेशनशिप को लेकर भले ही कल मैंने जब पोस्टर भेजा तो उसकी स्पेलिंग में ज़रूर मिस्टेक थी अलाइनमेंट के, लेकिन लोगों के जीवन में इसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। अगर यहाँ आपने मार खा ली, आपने गलत डिसीजंस ले लिए, तो मैम एक वक्त आता है जब आप उसका जो खामियाजा है, उसका जो जो रेपुटेशन है, वो आपको हर जगह भरना पड़ता है, जो इंसान को अपने आप में हर वर्टिकल में कमज़ोर कर देता है। तो रिलेशनशिप में अगर अलाइनमेंट है तो सब बढ़िया है ना मैम? बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखने के बाद लोग इस बात को समझेंगे भी, वो भी जो एक विवाह के बंधन में बंधे हैं, वो भी जो बंधने वाले हैं, और वो भी जो आगे जाकर बंधेंगे, बिकॉज ये उनको भी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये देखना और समझना ज़रूरी है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें अलाइनमेंट एंड रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। Be Sorted with Mrs. Sonal Fuke is an exclusive episode on राज की बात, जहाँ पर अब आज अलाइनमेंट एंड रिलेशनशिप को लेकर बात हुई। एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है, और स्पेशली लेडीज़ आप ये बात को ध्यान से सुने, और ऐसे ऐसे पुरुष भी जो उस रिश्ते में बहुत डोमिनेंस करते हैं कि जब आपकी कोई सुन लेता है ना, तो इसमें तुम्हारे कहने का गौरव नहीं है। अगर कोई तुम्हारी सुन लेता है तो इसमें तुम्हारे कहने का गौरव नहीं है, उसके सुनने का बड़प्पन है। जब आपकी कोई बात कोई सुन रहा है तो बस अपनी बात थोपना बंद कर दें, कभी उसकी भी सुने। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। अगर आपको ऐसा कोई कपल आपके ध्यान में है जिसको इस शो की ज़रूरत है, तो एक भेंट दे दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, उन तक ये शो पहुंचा दीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ही रिलेशनशिप के लेसन्स थोड़े से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो ये शो ज़रूर अपने परिवार के साथ देखिए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, जिंदा रहें। जय हिंद।